नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। क्या पाकिस्तान का अंतकाल शुरू हो चुका है? क्या दुनिया के नक्शे से एक बार फिर पाकिस्तान का भूगोल बदलने वाला है? और क्या खुद को पाकिस्तान का खुदा समझने वाली रावलपिंडी की फौज पहली बार अपने ही बुने हुए जाल में ऐसी फंसी है कि निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा? जी हाँ, आज बात उस मुल्क की जिसने आधी सदी से ज्यादा वक्त सिर्फ भारत को तबाह करने के सपने देखने में बिता दिया है। लेकिन आज कुदरत का इंसाफ देखिए, भारत को जख्म देने की चाहत रखने वाला पाकिस्तान आज खुद 4 सबसे बड़े खतरनाक मोर्चों पर लहूलुहान खड़ा है। एक तरफ अवैध कब्जे वाला कश्मीर यानी पीओके, जहां बिजली और आटे की बात नहीं हो रही, सीधे पाकिस्तान से आजादी के नारे गूंज रहे हैं, तो वहीं तीनों तरफ से पाकिस्तान इस वक्त ये माना जाए घिरा हुआ है। देखिए इस पर ये खास रिपोर्ट। बहुत मुश्किल है। शुरुआत करते हैं उस मोर्चे से जिसे पाकिस्तान अपनी सबसे बड़ी सियासी दुकान समझता था, लेकिन आज वो दुकान जलकर खाक हो चुकी है। ये तस्वीरें पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके की हैं, जहां दशकों का गुस्सा अब ज्वालामुखी बनकर फट पड़ा है। ये लोग ये असली रेंजर्स कह रहे हैं कि ये लोग 1500 की दिहाड़ी पहनने हमें लाया है। नहीं, हम लोग अपनी मर्जी से आते हैं। और उमर नसीर साहब हमें अगर बोलते हैं कि आप आगे मुजफ्फराबाद के लिए चले तो हम लोग तैयार हो जाएंगे, और ये झूठ है। ये लोग हमें हक के लिए बोलने नहीं देते। आगे इन्हें हमारी रोडें तोड़ दी है, रात को आके घरों में छापे मारते हैं। ये कोई तरीका नहीं होता। इन लोगों ने बच्चों को डरा कर रखा हुआ है। इनकी धमकियों से ना हम डरने वाले और ना इनके रेंजर्स से हम डरते हैं। और ये लोग समझते क्या है अपने आप को कि हम लोग इनकी धमकियों से डर जाएंगे। शुरुआत तो पीओके की सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से हुई थी, जिसने विधानसभा में शरणार्थियों की सीटों को बनाए रखा, लेकिन असली आग तो पेट की भूख ने लगाई, जिस आवाम को पाकिस्तान ने आजाद कश्मीर का झुंझुना थमाया। आज यही पैगाम देना चाहूंगी, ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने ये हमें दहशतगर्द और कलअदम करार देती है। और क्योंकि हम 1 महीने से इधर बैठे हैं, हमारा एहतजाज चल रहा है और ये कह रहे हैं दहशतगर्द क्या तालीम मांगते, क्या अपनी क्या मियारी तालीम मांगते, क्या अस्पताल मांगते। दहशतगर्द तो क्लैशनकोफ मांगते, पिस्तौल मांगते, असला बारूद मांगते। मैं यही कहना चाहूंगी कि क्यों तो पाकिस्तानी मीडिया क्यों तो बिल्कुल खामोश है ना, उल्टी गंग है, बिल्कुल हमारा नाम ही नहीं ले रही। और जब भी लेती है तो कहते हैं दहशतगर्द है, कश्मीर में दहशतगर्द है। और यही कहना चाहूंगी कि अगर हम दहशतगर्द होते तो ये लाखों के मजमे में लोग और लड़कियां, ये खवातीन अपने गोद वाले बच्चे को इधर लेके आती। ये कोई दहशतगर्द है, आके प्लीज चेक कर दिया जाए। आज वो आवाम एक बोरी आटे के लिए सड़कों पर एक दूसरे का खून बहा रही है। मुजफ्फराबाद में बिजली बनती है, लेकिन वहां के घरों में अंधेरा है और भारी भरकम टैक्स का पैसा सीधे इस्लामाबाद के हुक्मरानों की अय्याशी में जाता है। हम खुदा के लोग खुदकुशी कर रहे, लोग मर रहे, मैंने अपने आप को कैसे रहेगा? खाना नहीं, लोग परेशान रो रहे, कसम से लोग रो रहे। जिसकी बड़ी फैमिली है, जिनके 5 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे, उनका क्या कैसे सर? आपके कितने बच्चे? हमारा खुद 6 बच्चे। सुबह आते 7 बजे, रात को 12 बजे जाते, फिर भी पूरा नहीं हो रहा। जैसे फ्यूल महंगा हुआ है, 26 रुपए एकदम बढ़ा दिए, 12 रुपए कम करके 26 रुपए बढ़ा देते हैं। ये आवाम को पागल बनाया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। गरीब इंसान क्या करेगा? गरीब इंसान 2 वक्त की रोटी कमा ले, यही बहुत बड़ी बात है। गरीब इंसान अगर दिहाड़ी पे काम करता है ना, उसकी दिहाड़ी मैक्सिमम 500-600 रुपए दिहाड़ी है, उससे अखराज है 1500-2000 के करके, जो भी सिर्फ 2 वक्त की रोटी, कोई ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकता बेचारा वो। राशन के रेट जिस वक्त जो आसमानों से बातें कर रहे हैं, इनके हवाले से क्या? आज राशन के रेट ही बढ़ेंगे, इंसान की तनख्वाही नहीं बढ़ेगी। गरीब इंसान वही तबका जा रहा है, अमीर ऊपर होते जा रहा है। और राशन जो है ना, आटा महंगा, आटा ही खा सकता है ना बंदा, मुर्गी तो नहीं खा सकता। गोश्त इस दौर में गरीब इंसान नहीं खा सकता है, तो बंदा क्या करेगा? महंगाई के नीचे दबे जा रहा है इंसान, वो कोई पूछने वाला नहीं है।
आज ये न्यूज चलेगा, कल वही हाल है हमारा। अल्लाह ताला ही पूरा कर रहा है, वरना हमारे बस की बात तो नहीं है। कैसे सर्वाइव कर रहे हैं आप? सर्वाइव तो ऐसे ही कर रहे हैं, उधार लेके गुजारा कर रहे हैं। कारोबार है नहीं, 10-12 हज़ार 5,000 रुपए का सेल होता है, 5,000 रुपए सेल नहीं होता पूरा दिन में, तो कहाँ से पूरा करेगा? गैस के बिल है, बिजली के बिल है, घर के खर्चे, 5-6 बच्चे। हम लोग परेशान है कि कारोबार कर रहे हैं, बाकी हालात तो उसके तो हमारे से बहुत बदतर होगा। यहाँ पर सस्ता ही नहीं है, ये वजह है। और ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। अब मतलब आपको कहीं जो जॉब वाले हैं वो अपनी बाइकों पे या अपनी ट्रांसपोर्ट अरेंज करनी पड़ती है उनको। कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं कि बस बंदा बस पे बैठ के चला जाए, आसान सस्ती हो वो। इस तरह की ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है। आपके सामने ये ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट है, ये पैसे बर्बाद हुए, इसके अंदर कुछ भी नहीं हुआ। और कोई खाली बस सफर कर रही होती है, सिर्फ खाली बस, तो किसी को सहूलत नहीं मिल रही है, पब्लिक सहूलत नहीं है। हम तो चलो भाई 2 रुपया इधर उधर से कर लेते हैं, मगर जिस बंदे का 30 या 40 या ज्यादा 50,000 उनका जो तनख्वाह है, उन बेचारों का क्या हाल होगा? और किस तरह बस अल्लाह ही चला रहा है। वरना वजह सबसे बड़ी वजह ये कि जो 30,000 रुपए में सामान पहले आ जाता था, 30,000 रुपए के अखराजात अभी 60,000 और 50,000 रुपए में मैनेज हो रहा है। इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि बस तौबा इस्तगफार करने वाली बात है कि अल्लाह ताला ये जो गरीब बंदे का ख्याल कर रहा है, वरना हुक्मरानों की बस की बात नहीं है, गरीबों को मार देंगे। सब माइनस पे चल रहे हैं लोग, बिल्कुल माइनस पे चल रहे हैं। 30,000 इनकम वाले के अखराजात 40,000 पे, 40,000 वाले के 60,000 अखराजात हैं। भाई आलू, प्याज, दूध, कोई भी चीज देख लो बेतहाशा महंगी हुई है। अब आदमी उसमें क्या करेगा गुजारा? अब ये है कि कुछ चीजें अपने दिल को समझाने के लिए कुछ लेते हैं, कुछ गुजारा कर लेते हैं। आटे के रेट जो इतने ज्यादा बढ़ गए, इस हवाले से क्या कहेंगे? आटा जो आसमानों से बातें करने लग गया अभी। आटे के अलावा हर चीज महंगी हो गई है। अब आटा तो जाहिर से जरूरत है, जिंदगी की मेन चीज है। आटे के बगैर गुजारा नहीं, बाकी चीजों के, फ्रूट के बगैर गुजारा कर सकता है। बहुत सी ऐसी चीजें जिसके बगैर गुजारा हो सकता है, मगर आटे के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। आटा है, घी है, ऑयल है, पकवान, अब इनके रेट ऊपर गए हुए हैं, इनके बगैर गुजारा नहीं है। बेसिक चीज है हमारे इस्तेमाल के लिए, बाकी चीजों के बगैर गुजारा हो सकता है। और गाड़ी में पेट्रोल डलवाना, पेट्रोल के रेट इतने महंगे हो गए, डीजल महंगा हुआ है, क्या करें? जिसकी वजह से जिससे ही बोलो भाई कुछ रेट कम करें, बोले पीछे से महंगी आ रही चीजें। हमें तो कोई नहीं दे रहा फ्री। यहाँ के हुक्मरान कहते हैं कि भाई जो गरीब आदमी के पास है वो भी उनसे छीन ले। पाकिस्तानी पब्लिक कैसे लेगी? हमारे हुक्मरान हमें दे, वो तो अपने अवाम के लिए दे रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम को तो कभी भी नहीं देंगे वो। मुल्ला आसिम मुनीर ने इस जन आक्रोश को दबाने के लिए वही पुराना फौजी नुस्खा अपनाया। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेताओं को जेल में ठूंस दिया गया, इंटरनेट का गला घोंट दिया और 16,000 से ज्यादा फौजियों को संगीने तानकर खड़ा कर दिया। लेकिन इस बार आवाम डरी नहीं। झड़पों में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ता मार्च रुकने का नाम नहीं ले रहा है। शहबाज शरीफ दुनिया भर में घूमकर कश्मीरी आवाम के हक की बात करते हैं, लेकिन अपने कब्जे वाले कश्मीर में जब आवाम आटा मांगती है तो मुनीर की फौज उन पर गोलियां बरसाती है। अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है और पीओके की जनता कह रही है, पाकिस्तान से नाता तोड़ो। बात सबसे पहले ये है कि ये कहते हैं कि शौकत मीर पकड़ लिया है, ये दहशतगर्द हैं। हमारा बच्चा 2 साल का भी दहशतगर्द हो गया, पूरी आजाद कश्मीर दहशतगर्द हो गई। दहशतगर्द तो वो है जो एमएलए बने, जो सियासत लीडर बने हुए हैं, जाके इस्लामाबाद में कोठरियों में बैठे हुए हैं, हमारे पैसों से, हमारे सूद खा के बैठे हुए हैं। वहाँ हमारे सियासतदान थे, वो जाके इस्लामाबाद में बैठे हुए, छुपे हुए हैं। छुपे क्यों है? यहाँ है ना, मैं अकेली उनके लिए बहुत हूँ। मैं अभी कहती हूँ कि मैं उनका दांतों से उखाड़ूं, मैं ऐसा कहती हूँ कि मैं उनका दांतों से उखाड़ूं। वो इंसान है जहाँ जो बच्चों को और बड़ों को मरवाते हैं, शौकत मीर को लौटते हैं, जंगल में तलाश करते हैं, जंगल में जाके तलाश करते हैं मरीज आदमी को। वो अगर शहीद हो गया, मर गया, उसका बाल भी उमर नजीर या ख्वाजा मेहरान या किसी हमारे एक्शन पार्टी का बाल भी गिर गया, तो कसम करके कहती हूँ मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगी पूरी आजाद कश्मीर में। वजीर आजम किसने बनाया है? वो किसी हम लोगों की गलती है जो वजीर आजम इनको बनाते हैं। हम लोगों की पर्चियों से ये उठे, हम लोगों ने ये उठाए, तो जाके वो वहाँ से हमें धमकियाँ देते हैं, वहाँ से हमें धमकियाँ देते हैं। दल्ले अभी उनका इधर आना। पीओके की आग से झुलस रहे मुनीर के लिए दूसरा और सबसे घातक मोर्चा खुला है देश के दक्षिणी पश्चिमी इलाके में, यानी बलूचिस्तान में। वही बलूचिस्तान जिसे पाकिस्तानी जनरलों ने हमेशा सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझा और वहां के लोगों को कीड़े मकोड़े
आज वही बलूचिस्तान पाकिस्तान के ताबूत की आखिरी कील साबित होने जा रहा है। बलूचिस्तान का सूरत हाल ये है कि यहाँ सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची है। रणनीतिक मामलों के जानकार कहते हैं कि पाकिस्तानी फौज का कंट्रोल अब क्वेटा जैसे बड़े शहरों के कंक्रीटों के कमरों तक सिमट गया है। ग्रामीण इलाकों और हाईवे पर बलोच लड़ाकों का राज है। सैन्य काफिलों पर आत्मघाती हमले हो रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस को बार बार उड़ाया जा रहा है, लेकिन इस विद्रोह के पीछे सिर्फ बंदूकें नहीं हैं। इसके पीछे है वो दर्द जिसे बलोच अवाम सालों से सह रही है। पानी का ऐसा भयानक संकट कि लोग बूंद बूंद को तरस रहे हैं। और उससे भी बड़ा नासूर है जबरन गुमशुदगी। बलोच माताओं और बहनों के जवान बेटों और पतियों को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और फौज रात के अंधेरे में उठा ले जाती है और फिर मिलती हैं सिर्फ उनकी लाशें। बलूच यकजहती कमेटी यानी BYC के नेतृत्व में अब आम जनता उठ खड़ी हुई है। उधर इस्लामाबाद में बैठे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की रातों की नींद हराम है, क्योंकि बलूचिस्तान में सिर्फ पाकिस्तानी फौजी ही नहीं मर रहे। चीन का अरबों डॉलर का ड्रीम प्रोजेक्ट CPEC भी दम तोड़ रहा है। रेकोडिक माइनिंग प्रोजेक्ट हो या ग्वादर पोर्ट, चीनी इंजीनियर अब पाकिस्तान आने से तौबा कर रहे हैं। बीजिंग घुड़की दे रहा है तो शहबाज शरीफ बीजिंग के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। लेकिन मुनीर की लाचार फौज अपने ही अफसरों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, तो चीनी इंजीनियरों को क्या खाक बचाएगी? अब रुख करते हैं पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी हिस्से का, जहां तीसरा और चौथा मोर्चा एक साथ आसिम मुनीर की छाती पर मूंग दल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा, जो अब पाकिस्तानी सेना के लिए एक डेथ ट्रैप यानी मौत का कुआं बन चुका है। यहां तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के लड़ाके समानांतर सरकार चला रहे हैं। पुलिस थानों पर रोज हमले हो रहे हैं, फौजियों को किडनैप किया जा रहा है। और इस तबाही का सबसे बड़ा चेहरा देखिए मोर्चा नंबर 4 पर, यानी अफगानिस्तान सीमा पर पाकिस्तान ने जिस तालिबान को पाला पोसा बड़ा किया, जिसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए स्ट्रेटेजिक डेप्थ का नाम दिया, आज वही तालिबान पाकिस्तान के लिए भस्मासुर बन चुका है। डूरन लाइन को अफगान तालिबान मानने से इनकार कर चुका है। सीमा पर आए दिन पाकिस्तानी चौकियों पर अफगान लड़ाके गोले बरसा रहे हैं। स्थिति ये है कि पाकिस्तान अपनी आधी से ज्यादा फौज भारत की सीमा से हटाकर इस जलती हुई पश्चिमी सीमा पर लगाने को मजबूर है। सेना के संसाधन खत्म हो रहे हैं, हथियारों की कमी है और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तानी सैनिकों का हौसला पूरी तरह टूट चुका है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि अपनों से लड़ें या आतंकियों से, या मुनीर की कुर्सी बचाएं। तो लब्बो-लुआब ये है कि पाकिस्तान इस वक्त इतिहास के उस चौराहे पर खड़ा है जहां से उसकी वापसी मुमकिन नहीं दिखती। शहबाज सरकार IMF के सामने घुटने टेककर कर्ज की भीख मांग रही है। देश की आवाम आटे और बिजली के लिए तरस रही है और आसिम मुनीर एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुके हैं जिसके हर दरवाजे पर सिर्फ और सिर्फ मौत खड़ी है। 4 मोर्चों पर घिरी पाकिस्तानी फौज क्या खुद को बचा पाएगी, या फिर मुल्ला मुनीर का घमंड और शहबाज शरीफ की लाचारी पाकिस्तान को एक ऐसे गृह युद्ध में ढकेल देगी जिसके बाद पाकिस्तान नाम का मुल्क सिर्फ इतिहास की किताबों में रह जाएगा। बता दें आपको, आज बात हम पाकिस्तान की कर रहे हैं क्योंकि जो एक साथ कई मुश्किलों से इस वक्त जूझता हुआ दिख रहा है और उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बनकर उभरे हैं नाकाम PM शहबाज शरीफ और बेलगाम CDF आसिम मुनीर। आपको हम दिखाते हैं वो कुछ तस्वीरें जिसे देखकर आप इस पूरे मामले को समझ सकते हैं।
दरअसल असल में ये तस्वीरें जो है वो बता रही है कि पाकिस्तान के लिए कई मुश्किलें सामने खड़ी हैं। कुछ कह सकते हैं कि 4 मुश्किलें ऐसी हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान के चारों तरफ दिखाई दे रही है, जिनसे एक साथ निपटने में पाकिस्तान की सांसें फूल रही हैं। एक और पीओके की जनता सड़कों पर है, तो वहीं दूसरी ओर बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के ऑपरेशन शाबान के बावजूद पीएलए के लड़ाके हार नहीं मान रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने पाकिस्तान सेना की नाक में दम कर रखा है, जबकि कभी पाकिस्तान के करीबी रहे अफगानिस्तान के साथ जंग जैसे हालात बन चुके हैं। तो बता दें आपको पीओके के हालात इस वक्त क्या चल रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला कश्मीर बीते 1 महीने से ज्यादा समय से आंदोलन की आग में जल रहा है। बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं सभी सड़कों पर है। ये 4 तस्वीरें बता रही हैं क्या कुछ हालात है पाकिस्तान में। तो यहाँ पर अपने हकों के लिए आवाज उठा रहे हैं लोग पीओके में, और उनका ये आंदोलन अब रंग लाता हुआ दिख भी रहा है। तो बीते 1 महीने से मासूम प्रदर्शनकारियों पर जुल्म कर रही पाकिस्तान सरकार ने आखिरकार आवाम के आगे घुटने टेक दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC के नेताओं की पाकिस्तान सरकार के साथ वार्ता हुई है, जिसके बाद JAAC ने सरकार को मांगे मानने के लिए 21 जुलाई तक का वक्त दिया है। साथ ही मांगे नहीं माने जाने पर 22 जुलाई से मुजफ्फराबाद तक लॉन्ग मार्च शुरू किए जाने का ऐलान किया है। तो JAAC की प्रमुख मांगों में स्वायत्तता, विधानसभा में उचित प्रतिनिधित्व, लोगों की सुविधाएं, क्षेत्र का विकास, गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों की रिहाई और फायरिंग में मारे गए लोगों के शव परिवारों को सौंपा जाना शामिल बताया जा रहा है। तो देखिए, चारों तरफ से पाकिस्तान घिरा हुआ है, और ऐसे में जिस तरह से पाकिस्तान के लिए इस वक्त मुसीबतें जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्या कुछ रास्ता पाकिस्तान के सामने बचता है या फिर पाकिस्तान पूरी तरह से घिर चुका है, इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अजिताभ सिंह जी जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार मनोज जी जुड़े हुए हैं, भू राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर के साथ। देवनाथ सर, आपसे हम समझना चाहेंगे अभी जो पाकिस्तान के हालात बने हुए हैं, चारों तरफ से पाकिस्तान घिरा हुआ है। अगर हम बात करते हैं पीओके की, तो एक अच्छा आंदोलन इसे माना जा सकता है। 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से यहाँ पर लोग डटे रहे, ये काबिले तारीफ है। और कभी किसी समय पर, अभी कुछ समय पहले ये PM मोदी भी कह चुके हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा जब पीओके जो है वो भारत का हिस्सा बनना चाहेगा। गिद्दू जी, इसमें कोई शक नहीं है कि पीओके के लोग जो हैं बहुत हैरान हैं, परेशान हैं। उनकी परेशानी की सबसे बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान में उनको शुरुआती दौर से ही 2म दर्जे का नागरिक माना गया। पाकिस्तान में बलूचिस्तान में जैसे हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में जैसे हो रहा है कि लोकल जो अवाम है उनकी जो एस्पिरेशंस हैं वो मीट नहीं हो रही हैं। पाकिस्तान में जब एक यूथ बड़ा होता है तो जाहिर बात है उसको सबसे पहले क्या चाहिए, वो अपने परिवार को खुशहाल दिखना चाहता है, जिसके लिए उसको एक जॉब चाहिए। जॉब अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में ना के बराबर है। पाकिस्तान की सरकार ने आज़ादी के बाद से ही अपनी जो रिसोर्सेज हैं, जो रेवेन्यू कलेक्शन होते हैं, उसका इस्तेमाल सिर्फ अपनी फौज को भारत के खिलाफ तैयार करने में किया। जो कुछ पैसे बच जाते थे या विदेशों से भीख में मिल जाते थे, पाकिस्तान की सरकार ने उन पैसों को आतंकवाद को बढ़ावा देने में खर्च कर दिया। तो हो ये रहा है कि पीओके में भी जो डेवलपमेंट है वो भी सतही डेवलपमेंट हुए हैं। अगर आप जाएंगे तो पीओके में डेवलपमेंट थोड़ी बहुत हुई है, इसीलिए हुई है क्योंकि CPEC प्रोजेक्ट चाइना के साथ हो रहा था और चाइना ने करीबन $56 बिलियन खर्च किए CPEC प्रोजेक्ट में। लेकिन जो दूर दराज क्षेत्र हैं, CPEC प्रोजेक्ट का जहां से हाईवे गुजरता है, वहां से अगर आप 10-15 किलोमीटर इंटीरियर में जाएंगे तो आज भी आप देखेंगे कि गांव के लोग उसी तरह से रह रहे हैं जैसे वो 100 साल पहले, 50 साल पहले रह रहे थे। पीओके के लोगों ने क्या चाहा पाकिस्तान से? उन्होंने सिर्फ इतना ही चाहा कि पीओके में थोड़ी सी डेवलपमेंट नजर आए। पीओके के लोग जब भारत के अपने रिश्तेदारों की तरफ देखते हैं, देखिए पीओके के लोगों के रिश्तेदार तो भारत के जम्मू कश्मीर में हैं। 1947 के पहले तो एक ही राज्य था, महाराजा हरि सिंह के समय में।
तो जब पीओके के लोग भारत के कश्मीर के लोगों की हालात देखते हैं कि भारत में दूर दराज के गांव में सड़कें बन गए हैं, मोबाइल टावर लग गए हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर लग गए हैं, स्कूल खुल गए हैं, और पिछले 10 साल से तो सब जगह पे छोटे छोटे गांव में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो फिर पीओके लोग अपने को ठगा हुआ महसूस करते हैं। जी। यही उनकी जो आवाज है, यह हम देख रहे हैं पिछले महीने से उठकर सामने आ रही है। जी बिल्कुल। और ऐसे में कह सकते हैं डॉक्टर अजिताभ सर की बहुत ही यहाँ पर एक तरह से नेतृत्व जो है काफ़ी अच्छा रहा है। अगर हम पीओके की बात करते हैं तो यहाँ पर जो भी इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहा है उसने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी मांग को रखते हुए, अपनी बातों को रखते हुए इसमें लगभग सभी लोगों को शामिल कर लिया है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सभी इसका हिस्सा है। ये आंदोलन खासतौर से इसलिए भी ज़्यादा बड़ा और अहम माना जा रहा है क्योंकि इसमें बच्चे भी शामिल हो चुके हैं और शायद मुझे लग रहा है कि पहला ऐसा आंदोलन होगा जिसमें कि बच्चे जो हैं एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। जी गीतू जी, बिल्कुल आपने सही कहा। ये एक जन आंदोलन बन चुका है और जब जनता की आवाज बुलंद होती है तो निश्चित रूप से आज देख लीजिए पाकिस्तान में, जैसा आपने कहा, 4 फ्रंट पे पाकिस्तान की सरकार और सेना लड़ रही है। और मैं तो कहूंगा ये 4 नहीं, ये 6 फ्रंट है। अब देखिए 5 अगस्त से इमरान खान के 3 साल पूरे होने जा रहे हैं जेल में रहते हुए, तो उनकी पार्टी ने भी, पीटीआई ने दे दिया है कि भाई 5 तारीख से वो आंदोलन करेंगे, देशव्यापी आंदोलन करेंगे। तो पीओके में इस तरह से जन आंदोलन, दूसरी तरफ आप बलूचिस्तान में जो बवाल मचा हुआ है, तीसरी तरफ आप देख लीजिए जो टीटीपी है, तालिबान, पाकिस्तानी तालिबान है, वो भी अपना जलवा दिखा रहा है और पूरा वहां पे भी कह लीजिए कि बहुत ही ज्यादा गंभीर सिचुएशन है। जो आपका पूरे पख्तूनिस्तान की बात करें, पख्तूनवा में, इसके अलावा देख लीजिए अफगानिस्तान बॉर्डर पे, अफगानिस्तान से भी इनके तनातनी चल रहे हैं। जो अफगानिस्तान तालिबान कभी पाकिस्तान का एक स्ट्रेटेजिक एलाई था, जो इनका सहयोगी था, आज वो इनके लिए बोझ बन चुका है। इसके अलावा देखिए पाकिस्तान ने अपने देश के अंदर तो ये 4-5 प्रॉब्लम तो है ही है, बाहर आप देख लीजिए मध्यस्थता करने जा रहा है। एक तरफ सऊदी में इसने अपनी सेना को डिप्लॉय कर लिया है, 13-14 हजार सैनिक हैं, ये फाइटर प्लेन्स वहां डिप्लॉय कर लिया है। इतने फ्रंट पे अगर पाकिस्तान की सेना खुल जाएगी तो मुझे तो अब पाकिस्तान की सेना पे खतरा दिख रहा है और इससे कहीं पाकिस्तान की सेना टूटने के कगार पे, क्योंकि वहां भी अलग अलग पख्तून, बलूच सभी लोग सेना में है, सिया सुन्नी का मुद्दा अलग है। तो ऐसे में पाकिस्तान की सेना पे इतना प्रेशर है कि वो एक तरह से कह लीजिए मुल्ला मुनीर के लिए ये बहुत ही एंड गेम की एक तरह से कह लीजिए मैं मानता हूं शुरुआत हो गई है। और जिस तरह से पीओजेके में लोगों ने अब आंदोलन को इतना बड़ा कर लिया है कि अब वो रुकने से तो रहा, उनकी मांगे और जेन्युइन मांगे, उनके मूलभूत अधिकार की बात है, उनके संवैधानिक अधिकारों की बात हो रही है, जनप्रतिनिधित्व मिलने की बात हो रही है। इन सारी चीजों को दरकिनार करके पाकिस्तान की सरकार कब तक रहेगी? मुझे लगता है अब आर या पार दिख रहा है। बिल्कुल। और पाकिस्तान की सरकार कब तक रहेगी, बहुत बड़ा पॉइंट है। मनोज जी, आखिर पाकिस्तान की सरकार इस तरह के फैसले क्यों ले रही है? हालांकि कहा यह जाता है कि आर्मी ही सारे फैसले लेती, लेकिन चारों फ्रंट को खोल लेना, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, पीओजेके, आखिर क्या सोच, मतलब कि किस तरीके की सोच यहाँ पर मानी जाए उस आर्मी की भी, जो ये नहीं देख रहे उनके देश के लिए कितनी बड़ी मुसीबतें चारों तरफ से आ चुकी है, और आगे क्या कुछ रणनीति पर काम किया जा सकता है? नॉर्मली जो है पाकिस्तान क्लेम करता है कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री है और वहाँ का जो लोग चूज करते हैं गवर्नमेंट को वही शासन करती है, लेकिन ऐसा नहीं रहा है, कभी भी नहीं रहा है। और जो भी वहाँ पे मिलिट्री प्रमुख रहे हैं उन्होंने ही जो है शासन किया है। इसी तरह से जो इस पर प्रोटेस्ट में भी हम लोग जो देख रहे हैं उसमें मुनीर का ही नारा लगा रहा है कि आप यूनिफॉर्म को छोड़िए और अगर आप शासन करना चाहते हैं तो आप इलेक्शन के थ्रू आप आइए और शासन कीजिए। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। मुनीर ऐसा कोई पॉपुलर वहाँ पे नहीं है कि लोग उनको वोट करेंगे, या कोई पॉलिटिकल पार्टी जो उनको अपना स्थान नहीं देंगे कि वो आए और शासन करे। भले जो है एक प्रेशर में आकर के उन्होंने जो है अवार्ड ले लेते हैं और जहाँ नहीं भी पहुँचना चाहिए वहाँ पे बायलैटरल रिलेशन को बढ़िया करने में वो खुद चले जाते हैं। तो स्वाभाविक है कि इस तरह का जो इनडायरेक्ट वे में जो है अल्टीमेटली मुनीर ही जो है शासन कर रहा है। और
प्रधानमंत्री को नॉर्मली वो दबा के ही रखना चाहता है। और जिस तरह से वो देख रहे हैं कि वो जो लेकिन घटना मनोज घटी जी, है शासन इंटरनेशनल भी लेवल। किस पर कर रहे हैं? चारों तरफ से तो घिर चुके हैं ये लोग। पाकिस्तान को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उसके पास रास्ता बचा क्या है। अगर यहाँ पर आसिफ मुनीर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लोगों को रूल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब उनकी जो ये कहने को तो सरकार खैर शाहबाज शरीफ की है, लेकिन ये जो मुनीर की सरकार है वो कहीं ना कहीं अब गिरने के कगार पर है। यानी कि यहाँ पर लोगों की नाराजगी, गुस्सा उन्हें देखने को मिल रहा है। हम लोग देखते आए हैं कि जो भी वहाँ पे सेना अध्यक्ष होते हैं वो शासन इनडायरेक्ट वे में करते हैं तो वो अनपॉपुलर होते हैं। वो उसी तरह से हम लोग देख रहे हैं और वो लोगों का अटेंशन जो है डाइवर्ट करने के लिए वो 4-5 इश्यू को एक ही बार ले आते हैं ताकि लोग जो है उसी में इंगेज रहे और किसी न किसी रूप में जो है वो शासनाध्यक्ष और जो सेनाध्यक्ष हैं वो शासन करते रहे और अपना जो बिल्कुल, लेकिन ये कह सकते हैं मुनीर के लिए अब चुनौती बहुत बड़ी है। देवनाथ सर, यहाँ पर ये समझना होगा कि देखिए, ना तो खाने के लिए खाना बचा है, दूसरा ये कि पंजाब ने जिस तरह से यहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान को एक तरह से सबक सिखाया हुआ है, तो वहाँ पर ना तो खाने के लिए गेहूं है, ना चावल है, दूसरी तरफ से पानी जो है वो भारत ने रोका हुआ है, वहाँ से इसको पानी भी नहीं मिल रहा है। तो इस वक्त शासन भी अगर करने की सोचेंगे तो अगर बेसिक नीड जो जरूरत होती है वही पूरी नहीं कर पाएंगे लोगों की, तो फिर क्या लग रहा है आखिर भविष्य क्या है पाकिस्तान का? गीतू जी, अगर इसी तरह से पाकिस्तान की जो एलीट क्लास है, यानी वहाँ की आर्मी है, वो अगर इसी तरह से बंदूक के जरिए हर समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे तो फिर पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होने वाला है। वहां पर जमहूरियत को, डेमोक्रेसी को सामने आना पड़ेगा। हो ये रहता है कि जैसे हमने सुना था कि इसकी उसकी लड़ाई में रोटी लेके भाग गया, तो पाकिस्तान में हो ये रहा है कि कभी पीपीपी पावर में आती है तो उसको दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो डाउन कर देती हैं। कभी पीटीआई इमरान खान पावर में तो उसको दूसरी पॉलिटिकल पावर्स असंवैधानिक तरीकों से डाउन कर देती हैं। अभी पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान की सरकार पीएमएल-एन की है, अगर वो चाहते हैं कि वाकई पावर जो है, डेमोक्रेटिक पावर जो है पीएमएल-एन के हाथ में हो, तो उनको पीपीपी को तो खैर उन्होंने फिलहाल साथ में रखा ही हुआ है, सहयोगी पार्टी है एडमिनिस्ट्रेशन में और सरकार में। उनको पीएमएल-एन को, पीटीआई को भी रिकॉग्निशन देनी पड़ेगी, इमरान खान को जेल से बाहर निकालना पड़ेगा ताकि पीटीआई, पीपीपी और पीएमएल-एन तीनों मिलकर बिना एक दूसरे की नुकसान पहुंचाए मिलकर आर्मी को कंट्रोल में लाएं। वहां होता ये है कि आर्मी हमेशा बिहाइंड द सीन मैनिपुलेट करती है और तीनों में से एक धड़े को पकड़ लेती है और बोलती है कि हम आपको सपोर्ट कर देंगे, आप आर्मी को और ज्यादा पावर दे दो। ये फार्मूला आजादी के बाद से ही पाकिस्तान में आर्मी ने सक्सेसफुली खेला है। तो अभी सबसे पहले पीएमएल-एन को, पीटीआई को रिकॉग्निशन दे देनी चाहिए वापस, और लेकिन आर्मी ऐसा होने नहीं देगी। और जब इमरान खान को जेल से निकाल देंगे तो बिना किसी शर्त के जेल से रिहा करें। छोटी सी शर्त ये रखें, पीपीपी, पीएमएल और इमरान खान की पार्टी पीटीआई मिलकर अंदर खाने में कि उनका एक काम है कि आर्मी को। लेकिन सर, यहाँ पर हमें ये भी समझना होगा कि आपने तो पॉसिबिलिटी बताई है, ये तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि ऐसा हो पाएगा, क्योंकि आर्मी ऐसा होना नहीं देगी। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से पाकिस्तान के लोग हैं, क्या वो कभी अपनी आवाज बुलंद करेंगे? हालांकि यहाँ पर बहुत जगह प्रदर्शन हो भी रहे हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा कह सकते हैं यूनाइटेड नहीं है जैसा कि पीओजे में देखने को मिला। और अब पाकिस्तान को जरूरत है, यहाँ की आवाम को जरूरत है कि इसी तरह का आंदोलन हो। जी हाँ गीतू जी, पाकिस्तान में आंदोलन जब भी होते हैं तो आर्मी वहाँ बहुत चालाक है। वहाँ एक हिस्ट्री है कि जब भी जनता का कोई आंदोलन पीसफुली आगे बढ़ता है तो आर्मी ने अलग अलग जगह पर अपने एजेंट्स पाले हुए हैं। तो आईएसआई क्या करती है कि इन एजेंट्स को एक्टिवेट कर देती है और ये एजेंट्स एक पीसफुल प्रोटेस्ट को हिंसक प्रदर्शन में बदल देते हैं। और पाकिस्तान आईएसआई को मालूम है कि जैसे ही उसके गुर्गे किसी भी प्रदर्शन को हिंसक प्रदर्शन में बदल देते हैं तो उसके बाद पाकिस्तान की फौज को हथियार इस्तेमाल करने का मौका मिल जाता है
वो क्या करते हैं, तुरंत प्रदर्शनकारियों के लीडर्स को अरेस्ट कर लेते हैं, उनको कैद कर देते हैं, ये कह के कि ये हिंसा का उपयोग कर रहे हैं, ये देश विरोधी हैं। तो उनके ऊपर पाकिस्तान को तोड़ने के जो अलग अलग धारा हैं या प्रवाह हैं वो लगाकर उनको जेल में ठूस देते हैं बिना ट्रायल के। बिल्कुल जी। और ऐसे में यहाँ पर देखिए पाकिस्तान पे अगर हम देखें इंटरनेशनल फ्रंट पर किसी तरीके की लगाम नहीं कसी जा रही है डॉक्टर अजिताभ, क्योंकि सर यहाँ पर अगर अमेरिका किसी भी तरह से फंडिंग रोक दे पाकिस्तान की तो इस तरह के हालात नहीं बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अपने मकसद और अपने पर्पस को साधने के लिए यहाँ पर अमेरिका लगातार फंड देता है और ऐसे में ये अमेरिका जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को मदद दे रहा होता है। मदद किस लिए कि आप ठीक है अशांति फैलाइए, यही कह सकते हैं, क्योंकि चारों फ्रंट तो खुले हुए हैं पाकिस्तान के, लेकिन पाकिस्तान की कमर कोई तोड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए गीतू जी, पाकिस्तान के 4 फ्रंट, मैं तो 6 फ्रंट मानता हूं। ईरान भी एक इनके लिए फ्रंट हो गया है, क्योंकि ईरान पे से इसके साइड से भी इनके लिए खतरे हैं। एक तरफ वहां युद्ध का माहौल है, उससे पाकिस्तान में अशांति कभी भी हो सकती है। दूसरी तरफ अगर वो ईरान को जैसा डबल गेम पाकिस्तान खेल रहा है, ईरान को डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट भी कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि शिया समुदाय पाकिस्तान में काफी इन्फ्लुएंस है और आर्मी में 20% से ज्यादा उनका होल्ड है, तो शिया समुदाय ईरान के सपोर्ट में वो कभी भी आ सकते हैं। दूसरी तरफ उनकी जो आर्थिक एक तरह से कहिए कंगाली जो छाई हुई है, इसके लिए उनको डॉलर चाहिए, तो वो कभी अमेरिका की गोद में जाके बैठते हैं, कभी सऊदी की गोद में बैठते हैं। यूएई ने उनसे ऑलरेडी पैसे वापस मांग लिए। तो ये उनकी मजबूरी है कि एक तरफ सेना जो वहां देख लीजिए, जब वहां की पाकिस्तान की जमीन का 12% सेना होल्ड करती है, जो एक डेनमार्क के बराबर है। तो रियल एस्टेट बिजनेस से लेके हथियारों के बिजनेस में, और वो पाकिस्तान को जनता को एक तरह से इंडिया का, भारत का डर दिखा के इस तरह की वारदात करती है और कोशिश करती है कि जनता उनके सपोर्ट में रहे। कोई आश्चर्य नहीं होगा, इंटरनेशनल लेवल पे एक तरफ तो आप यूनाइटेड नेशंस देख लीजिए या और भी जो एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे मानवाधिकार के संस्था हैं, वो चुप्पी साधे हुए हैं। उनको इस पाकिस्तान में अवाम के सपोर्ट में आना चाहिए, खास करके पीओजेके में, बलूचिस्तान में, पख्तूनवा में जिस तरह की वारदातें हो रही हैं, उस पे इंटरनेशनल मीडिया भी पूरी तरह से चुप्पी लगा बैठा है। मुझे लगता है ऐसे हालात में भारत की तरफ से भी उनको मानवीय सहायता तो देनी ही देनी चाहिए। भारत को भी पुरजोर तरह से हमने तो अपने संविधान में हमारा लिखा हुआ है कि कश्मीर पीओजेके हमारा अभिन्न अंग है। हमने तो अपनी संसद में और कश्मीर की विधानसभा में उनके लिए सीटें छोड़ रखी है। अब उससे आगे बढ़ के हमें वहां पे जो मानवीय सहायता है वो देने की जरूरत है। दवाओं की किल्लत है, गेहूं आटे की वहां पे इस तरह से हालात हो गए हैं, बिजली की वहां कमी हो रही है, उससे महंगाई में उनको त्रस्त कर दिया है। तो ऐसे में अमेरिका से उम्मीद करना बेमानी होगी। अमेरिका भी डबल गेम खेलता है। वो तो जब पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि हमें टॉयलेट पेपर की यूज किया जाता है, वो अमेरिका से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि अमेरिका के अपने चैलेंजेस हैं और वो इस्लामिक देश होने के नाते पाकिस्तान को चाहता है कि उसको बहला फुसला के काम करें। और इसीलिए अभी देखिए मध्यस्थ की भूमिका भी सिर्फ वही थी। अभी देख लीजिए पाकिस्तान कहीं दिख रहा है इस युद्ध में, ईरान वाले युद्ध में, तो गौन है। ये उछल के बेसिकली पाकिस्तान के अंदर जो चैलेंजेज हैं उसको डाइवर्ट करने के लिए मुन्ना मुनीर ने इस तरह के एक तरफ मध्यस्थता की बात की, दूसरी तरफ भारत का डर दिखाते हैं, तीसरी तरफ अमेरिका से साठगांठ करते हैं। बिल्कुल, लेकिन सर देखिए अजिताभ सर, अगर 6 फ्रंट खुल चुके हैं उसके बाद भी पाकिस्तान के हौसले कहीं कम नहीं पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर भी हम बातचीत करेंगे। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है, कहीं मत जाइएगा, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।